अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल स्पेशल और मैं हूं चौधरी नुमान। आज बजट के हवाले से बात की जाएगी। बजट, अवाम दोस्त बजट। और इसहाक डार साहब ने आज अपनी गुफ्तगू का, अपने बयान का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ किया कि ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज बजट पेश किया गया है। बजट पे बात करेंगे कि बजट में क्या आवाम के लिए है, अवामी मफादात के लिए है। बजट में क्या चीज़ें हैं जिनसे आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। महंगाई की चक्की में पिसती हुई ये गरीब आवाम के लिए बजट जो पेश किया गया है, जिसे ये कहा जा रहा है कि आवाम दोस्त बजट है। इस बजट में देखना यह है कि क्या आवाम को भी रिलीफ मिल सकेगा। आवाम को इससे उम्मीदें लगानी चाहिए इस बजट के हवाले से। और जो बजट पेश किया गया है, और इस बजट में 145 खरब रुपए का जो ऐलान किया गया है, अब ये रकम सारी और इस रकम के पीछे जो IMF के साथ जो डील चल रही है, अभी तक मुआहिदा नहीं हो सक रहा। मुआहिदे के हवाले से अभी तक कोई क्लियर नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि 2 हफ्तों के अंदर पता चल जाएगा कि IMF के साथ डील होती है नहीं होती। IMF से जो पैसे आने हैं वो आते हैं नहीं आते, ये आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। तो बजट तो पेश कर दिया है, लेकिन अब बजट के बाद की सूरत हाल क्या होगी। बजट मईशत को कोई सहारा दे सकेगा। जो टैक्स महसूलात के हवाले से बात की गई है, 9200 अरब के करीब कहा गया है कि टैक्स महसूलात होंगी, यानी मजीद टैक्स बढ़ेंगे। ये सारी सूरत हाल है। इस पर आज जानेंगे तज्जियाकारों से, अपने मेहमानों से, कि बजट के अंदर आवाम के लिए क्या चीजें हैं। आवाम को तवक्को लगानी चाहिए कि बजट के बाद कोई दिन बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे या फिर मजीद मुश्किलात ही होंगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्तार खान साहब, मियां सैफुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसके अलावा इकबाल शाहिद साहब हमारे साथ होंगे। उनसे प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हालात अब क्या बेहतर हो सकते हैं। मियां सैफुर रहमान साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मियां सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। बताइएगा, बजट तो पेश कर दिया है, अब बजट से आवाम को उम्मीदें लगानी चाहिए कि कोई बेहतरी आ जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे, आवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा। ये तो एक बड़ी पुरानी रवायत सी, फरसूदा सी रवायत चलती आ रही है कि हम हर साल एक बजट का इंतजार करते रहते हैं। इस तरह हम सियासत में किसी निजात दहिंदा का इंतजार करते हैं, कोई आसमानों से उतरेगा तो हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी। अभी हाल ही में चंद दिन पहले मैं चीन से आया हूँ। मैंने वहाँ देखा उनका मॉडल और उनकी प्रोग्रेस का, उनकी तरक्की का। मैं उनके 2-3 शहरों में गया। एक उनके बड़े शहर है, वो कहते हैं पहले गाँव था, शनजन उसका नाम है। तो वहाँ के वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है, BYD, हुआवे, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, वो 6G 7G टेक्नोलॉजी की बात कर रही है। तो मैंने वहाँ पे मैंने कोशिश की कि उस राज को समझूं कि क्या वहाँ है, कोई उनके यहाँ को खास किस्म की कोई मनो सलवा उतर रहा है आसमानों से। तो समझी ये जो बात गई वो यही है कि वो कोई इंतजार नहीं कर रहे। वहाँ पे एक अहदाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं, हुकूमत एनेबलिंग एनवायरनमेंट देती है और उन अहदाफ पर सब लोग एक बिल्कुल सीधे तीर की तरह काम कर रहे हैं। और वो जो सम टोटल है उसका, यानी काम, अगर आपकी वर्क फोर्स को आप एक एनवायरनमेंट दे दें, जो मेरा ख्याल है हमारे यहाँ अभी तक नॉर्मली नहीं दिया जाता, ना इस बजट में भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट को दे दिया गया है। हाँ, ये जरूर कहा गया जी ये कुछ तबके वल्नरेबल हैं, IT सेक्टर पे हम तवज्जो देंगे। IT सेक्टर अलबत्ता यकीनन दुनिया का एक बहुत अहम सेक्टर बन गया है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि चीन में हमें बताया गया कि जी हम 6G 7G की तरफ जा रहे हैं। हम 5G की बात करते हैं तो 6G 7G 8G की तरफ बात कर रहे हैं। अब उस तरफ उनका यानी काम चल पड़ा आगे। तो ये है कि IT के सेक्टर को, अब बात तो असल ये है कि इसमें एक और चीज जो कि कही गई वो मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी। वो ये था लैपटॉप स्कीम, तो चलो माजी में भी चलती रही, अभी देंगे। ओल्ड एज वालों को बहुत थोड़ा सा पेंशन में इजाफा हुआ। हाँ, अलबत्ता सरकारी अफसरान या सरकारी अहदेदार जो हैं वो भी कोई इतने ज्यादा फीसद तो नहीं है। अवाम का एक छोटा सा फीसदी तबका है, उनकी तनख्वाहों में थोड़ा इजाफा किया गया। लेकिन जो महंगाई का, प्राइस हाइक का जो लेवल है, और फिर इसहाक डार साहब ने जो इन्फ्लेशन की फिगर दी, कोर इन्फ्लेशन तो 16% या इसके करीब है। तो वैसे फूड इन्फ्लेशन भी इतनी नहीं, जब हम आए थे तो उस वक्त ये 4% थी और हमारा GDP ग्रोथ जो थी वो 6% थी। पर चलो वो तो माजी हो गया। अब इस वक्त कंस्ट्रेंट्स भी हैं, मुश्किलात भी हैं, बिल्कुल आपका सवाल बजा है
कि ये सारी चीजें आप, ये 9,500 का आपने इतना एम्बिशियस हदफ रख लिया, तो टैक्सेशन तो वही चीज है कि टैक्स मैं और आप लोग देते हैं, बड़ा जो लार्ज टैक्स पेयर है देता तो वो भी है, लेकिन वो फर्ज फिगर्स भी बनाता है, वो उसको जो डिस्क्रेशन हासिल है इनकम टैक्स कलेक्शन ऑफिसर को, उसके साथ मिली भगत के साथ वो अपना कोई ना कोई फिगर वर्क करके उसमें रास्ता निकाल देता, वो अपना हिस्सा नहीं देता। तो ये चीजें हैं कि या तो टैक्स नेट को बेस बढ़ाया जाए या आवाम को बताया जाए कि ये इतना बड़ा जो आप कह रहे हैं जी हम कर लेंगे, इतना बड़ा हदफ हासिल कर लेंगे, ये किस तरह करेंगे। अगर या तो इसको ऑटोमेशन, एक डिजिटलाइजेशन निज़ाम हो, और जो अनटैक्स्ड जो सेक्टर है आपका बहुत बड़ा, वो उसके लिए आपने क्या किया। तो ये चीजें मेरा ख्याल अभी काबिल गौर हैं जनाब। ये चीज़ें काबिल गौर हैं। और ये भी मियां साहब बताइएगा, जिस तरह दावा तो उन्होंने कर दिया कि इतने टैक्स महसूलात इकट्ठी की जाएंगी और आवाम को आवाम दोस्त बजट हमने पेश कर दिया है, इस बजट के अंदर जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं उसका आपको लगता है कि बज़ाहिर कोई फ़ायदा होगा उस वर्कर के ऊपर जिसकी तनख्वाह में कहा जा रहा है कि इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ टैक्स बढ़ेंगे तो ज़ाहिरी बात है टैक्स पे कहाँ से करना है, वही अगर कुछ कमाएगा तो पे करेगा, तो जब वो कमाएगा तो वो चीज़ों की ज़ाहिरी बात है कि कीमतें भी बढ़ जाएंगी, महंगाई भी बढ़ रही है, दूसरी तरफ जो ये इजाफा किया है तनख्वाहों के अंदर, इससे आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ सकेगी। इस वक्त जो सैलरीड क्लास है, आम जो अक्सरियत है, चंद एक लोग तो खैर 10-10, 5-5, 20-20 लाख तनख्वाहें भी ले रहे हैं जो प्रिविलेज हैं, लेकिन जो आम जो उसकी 90-95% वर्क फोर्स है, जो आपको एम्प्लॉय सेक्टर है, वो जो एम्प्लॉय सेक्टर है वो तो कोई 30,000, 25,000, 50,000, 70,000, 80,000 इसके अराउंड वो तनख्वाह ले रहा है, जिसमें बमुश्किल वो पहले ही गुजारा कर रहा है। उसको तो अगर 2,000 रुपया भी इजाफा हो जाए और उस पर अगर इजाफी टैक्स ना हो तो वो तो उसके लिए तो बायस से वो सेटिस्फेक्शन है। लेकिन ये है कि इज्तिमाई तौर पर अगर प्राइस आपकी, अगर इन्फ्लेशन जो है और ख़ास तौर पे फूड इन्फ्लेशन, आप देखें जो किचन है एक ऑर्डिनरी घर का एक एवरेज जो उसका खर्चा है मंथली, वो तो मेरा 30-40,000 को क्रॉस कर रहा है। तो 30-40,000 को क्रॉस करेगा जब वो बजट आपका किचन का सिर्फ, तो आपको पेट्रोल चाहिए, चलें आप मोटर बाइक यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो उसमें जाना है, बच्चों की फीस है, आपको आपने यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, कभी मेडिकल को इमरजेंसी हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है कि ओवरऑल आपका इकोनॉमिक जो व्यू सीन बन रहा है वो तो कोई इतना खुशनुमा तो नहीं है। इसलिए ये कोई अवाम दोस्त या अवाम दुश्मन, ये तो उसकी डिबेट ही नहीं है। डिबेट तो इस चीज़ की है कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि एम्पावर हों लोग, मुआशी तौर पे उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। बाहर के मुल्कों में मैंने महंगाई देखी है, लेकिन परचेजिंग पावर भी तो है ना साथ। बिल्कुल, आपका जो कंज्यूमर है, सारिफ है, अवाम है, उनकी परचेजिंग पावर नहीं है पावर। ये सारी जो सूरत हाल आपने बताई है, बज़ाहिर तो फिर यही लगता है कि एक इलेक्शन बजट हो सकता है, यानी इलेक्शन आने के पहले आवाम को एक बयानिया दे दिया है कि भाई हम बजट लेकर आए हैं और इससे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। तो फिर इससे यही समझा जाए कि ये एक सियासी मंजरनामे में ही अपना एक नाम बनाने और एक बयानिया बनाने के लिए बजट पेश किया गया है, इससे ग्राउंड रियलिटी का फिर अच्छा नहीं, वैसे वो एक और बात है, सैफ रहमान साहब अभी बात आपने की कि जी वो परचेजिंग पावर होती है, कुव्वत ख़रीद होती है, वो ज़्यादातर ये डिपेंड करता है कि चीज़ अगर महंगाई हो भी गई है तो कुव्वत ख़रीद अगर अपनी जगह पे इंटैक्ट कर रही है तो शायद महंगाई उस तरह से असरअंदाज नहीं होती। तो ये क्या कुव्वत ख़रीद जो है आम बंदे की, इस बजट में कुव्वत ख़रीद के हवाले से कुछ हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ? वही देखिए, मैं तो उसको एक अपनी तरफ से टर्म क्वाइन करता हूँ सतार साहब कि यहाँ तो अवाम दोस्त अवाम दुश्मन, हम तो रहते इंतहाओं में है ना, या तो कोई चीज़ अवाम दोस्त है या अवाम दुश्मन है। मैं कहता हूँ एक फील गुड बजट पेश किया गया, फील गुड, यानी उसमें तासुर ये मिला कि जी इतनी मुश्किलात थी, IMF भी हमारा साथ नहीं दे रही, बजट कंस्ट्रेंट से कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन फिर भी हम देखें 1 लाख से ज़्यादा लैपटॉप ला रहे हैं, IT सेक्टर में बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, 50,000 बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, टैलेंट स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, PM यूथ प्रोग्राम है। ये होती तो बेसिकली एम्पावरमेंट वाली नहीं है। BISP जो है उसमें भी उसको 400 अरब तक ले जाया गया है, लेकिन ये है कि चूंकि ओवरऑल हालत ऐसी बिगड़ी हुई है कि इसमें जिस तरह
माजी में इसी हुकूमत ने, यानी जो लीडिंग पार्टी है, इन्होंने वो कारखाने बनाए बिजली के, जहाँ पे मैंने खुद बच्चों से मिला जो हमारे कॉम सेट्स के पढ़े हुए थे या कोई NED यूनिवर्सिटी कराची के पढ़े थे, जो वहाँ पे जॉब जिनको मिली थी, और वो 55 बच्चों की लॉट थी, और उसके बाद और बच्चे भी आए, अनस्किल्ड लोग भी थे। तो इस तरह का कोई अगर कहा बताया जाता कि जी हम ये ले डाउन कर रहे हैं एक सेटअप ऐसा कि आने वाली हुकूमतें भी उसको आगे चलाएंगी, तो वो उसमें आप, मैं समझता हूँ, आप कह सकते हैं कि परचेजिंग पावर का या मुल्क की इकोनॉमी से लोगों को शेयर मिलने का एक इम्कान बढ़ जाता है इस वक्त। लेकिन ये भी बात है कि इस हुकूमत को कई चैलेंजेस दरपेश हैं, इलेक्शन के हैं, अदलिया के साथ झगड़ा है, फ्रिक्शन है, इदारों में फ्रिक्शन है, कितने महीने चलना है कितने नहीं चलना, बाहर के ममालिक से भी कहीं से डिक्टेशन आ जाती है IMF को, तो आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो आप कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। तो ये इसलिए इश्यूज तो हैं। इश्यूज तो जिस तरह मियां साहब आप जिक्र कर रहे हैं इश्यूज का, एक ये भी रियलिटी, तो फिर अगर हम देखें अब जो हालात बन चुके हैं उसमें ये भी है कि हुकूमत इमरजेंसी की भी बातें कर रही है हुकूमती ऐवानों के अंदर, और दूसरी तरफ ना अपोजिशन है, अकेली हुकूमत है, बजट भी उन्होंने पेश किया, ना कोई उधर उनके बयानिए के हवाले से उनके कोई रुकावट डालने वाला था, ना उनके खिलाफ कोई था, खुल के उन्होंने बड़े ईजीली वहाँ पर धड़ल्ले से बयान अपना किया, 1.5 घंटे की स्पीच की। तो ये सारी सूरत हाल में फिर अगर देखा जाए तो एक तरफ तो उनके लिए बड़ा इजी सा माहौल है कि उन्होंने बजट पेश कर दिया और आने वाले दिनों में इमरजेंसी की जो बातें भी चल रही हैं, तो फिर जो सूरत हाल आप बता रहे हैं दूसरे खतरात का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि IMF से डील होती है नहीं होती, क्या हमें वहां से कोई पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अभी तक ये भी तो क्लियर नहीं है। तो इमरजेंसी की भी दूसरी तरफ बातें चल रही, तो आप देख रहे हैं कि हुकूमत को एक तरफ रिलीफ भी है, अगर एक तरफ मुश्किल होती है तो दूसरी तरफ उनके लिए रास्ता है कि वो हुकूमत का टाइम पीरियड आगे मजीद बढ़ा दिया जाए। देखिए, वो इमरजेंसी तो खैर अगर लगेगी भी तो उसकी वजूहात तो सियासी होंगी ना, मालियाती तो फिर भी नहीं होंगी। तो हमारे यहाँ तो सियासी, हमारे सियासी चालें तो आज चली जाती हैं हमारे। नहीं, मालियाती इमरजेंसी का तो एक बहाना होगा ना, वो तो बुनियादी तौर पे जब सियासी फैसले करने वाले लोग जब मिल बैठेंगे और कहेंगे जी इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये है कि एक परसेप्शन जरूर है कि शहबाज शरीफ, इसाक डार, ये चाहे जिस तरीके से भी करते हैं ये कुछ ना कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लेते हैं। यानी जैसे माजी में नवाज शरीफ का दौर था तो वहां से हमें डेफर्ड ऑयल पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ, ऐसा कहीं ना कहीं से फंड्स भी आ जाते थे। इंटरनेशनल गुडविल पे भी जोर ये था कि जैसे मुझे और माजी में चले जाए तो मोहतरमा के दौर में बाकायदा जहाँ पे आपके कौंसल जनरल तैनात होते थे तो वो मोहतरमा कहती थी वाई नॉट इकोनॉमिक काउंसलर, इकोनॉमिक मिनिस्टर बिठाएं ताकि ट्रेड एक्सपेंशन हो, और ट्रेड एक्सपेंशन से आपको फवायद होंगे। हाँ, अलबत्ता जैसे अब हम चाइना में गए हैं तो उसमें वहाँ हमें कुछ ये इंडिया मिला है कि चाइना अब CPEC का के ऊपर अब थोड़ा सा रीफोकस कर रहा है। अब उस रीफोकस करने की सूरत में चूंकि अगर आप सारे प्रोग्राम जो हैं दोबारा अगर रीइन्विगोरेट होते हैं तो उसमें कुछ चांसेस बढ़ेंगे। उसमें अगर आपको शराइत उनकी भी माननी पड़ेंगी। ये नहीं चाइना हमारा आयरन ब्रदर जरूर है, लेकिन ये नहीं है कि जब आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं होगा तो आप कहेंगे जनाब हमारे से ये इंटरेस्ट ना लें, ये मार्कअप ना लें, ये शराइत ना रखें। लेकिन ये ज़रूर है कि आपको वहाँ से एक लीनियंट एटीट्यूड मिल रहा है, जिसमें हालांकि हमने अमेरिका वाला ये लोग भी नाराज़ हैं। मैंने अमेरिकन एम्बेसडर का इंटरव्यू किया तो वो बाकायदा चीन के साथ हमारे तामन को के ऊपर को थोड़ा सा कुछ इजहार इस तरह कर रहे थे जैसे डिप्लोमेटिक अंदाज में कि हम मुफलात करके शुगर कोटेड वर्ड्स में कोई इतराज़ होने पड़ा। और लेकिन बहरहाल अपनी सर्वाइवल के लिए तो हमें सर्वाइवल की स्ट्रगल तो हमें जारी रखनी है। वो शहबाज शरीफ हो, मौलाना फजल रहमान हो, या कोई और पार्टी हो, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, तो अब अगर उन पार्टियों को सिर्फ हाँकने का ही सिलसिला चलता रहेगा, पीछे से एक लाठी बरदार उनको चलाता रहेगा, तो मेरा यहाँ तो फिर उनको लाठी अगर चलानी है तो उन्हें कहेंगे जनाब ये अहदाफ आप करें पूरे, कोई संत भी बता दी जाए। ठीक है मियां साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। अब इकबाल शाहिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। इकबाल शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। कमो पेश 13 इत्तेहादी जमातों के वजीर खजाना इसाक डार साहब ने आज बजट पेश किया है और कहा कि अवाम दोस्त बजट पेश कर दिया है। बड़े मुश्किल हालात थे लेकिन फिर भी अवाम दोस्त बजट पेश किया है। क्या कहेंगे आज के बजट पर? सैफुर रहमान को तो पहले अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ क्योंकि ये ज़ाहिर हमारे बड़े सीनियर दोस्त भी हैं,
तो इनकी बड़ी नजर है। देखिए बजट तो जाहिर है कि मैंडेटरी था, वो पेश करना ही था, तो लेकिन असल में जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी ये आवाम के लिए है और आवाम को इससे कुछ सहूलत मिलेगी, आवाम की जरा डेफिनेशन अलग-अलग है। अच्छा, आप आवाम को तकसीम कर सकते हैं। मसलन अगर ये बजट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई रिलीफ या दे सकता है तो वो उनको आप कह सकते हैं कि वो भी आवाम है। यानी इम्पोर्टर्स को अगर कोई रिलीफ दिया है, सब्सिडाइज या उनको टैक्स में कोई माफी दिया है, तो फिर वो एक आवाम है। इस तरह और भी पाकिस्तान में जितने यानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इम्पोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं और एप्टिमा है, तो आप कह सकते हैं उनको अवाम कहें। लेकिन ये जो अवाम का जो हमारी डेफिनेशन है कि जो आम लोग समझे बैठे हैं कि इनको वो मुखातब है, तो मेरा ख्याल है ये जरा उनको सोचना पड़ेगा। ये पहली बात तो यह कि जी बोलिएगा, बोलिए। हाँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस टाइम पर इस अवाम को देने के लिए आपने देखा कि नॉन फाइलर अगर बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो पहले 1% था, वो 5% हमने कर दिया है, और को खास किसी फील्ड में दे नहीं सके। और खासतौर पर कल जब इक्तिसादी सर्वे उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इस बजट का पूरा फेस नजर आ गया था। उन्होंने अपने 2013 की कामयाबियां गिनवाई थी और पिछली हुकूमत के ऊपर जिस तरह हस्ब आदत मलबा डाला था। देखना ये है कि मतलब लोन की उन्होंने डिफरेंस बताया कि लोन उन्होंने इतना लिया है, हमने इतना लोन लिया है, लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी 40 बिलियन पर डे के हिसाब से ये लोन लिया। बेशक उस हिसाब किताब कर ले तो आपको ये समझ लग जाएगी कि लोन जो है वो कहाँ इस्तेमाल हुआ और वो लोन कितना था, पिछली गवर्नमेंट ने कौन सा लोन लिया था। मसला तो ये तो ब्लेम गेम है। देखना ये कि इसमें कौन सी चीज है जिसको आप कह सकते हैं। इसमें 14,700 अरब का तकरीबन यानी आप कह सकते हैं 1000 अरब का बजट है। उसमें आप देखें कि सबसे अहम जो बात इन्होंने वो की है जो मेरी नजर में वो यह कि वफाकी तरक्याती बजट है। जब आप देखेंगे इस हुकूमत ने खुद ऐलान किया, आज वजीर खजाना ने कौम को खुशखबरी सुनाई है कि जल्द इलेक्शन आने वाले हैं, तो फिर 2709 बिलियन रुपए का जो तरक्याती बजट है वफाकी, वो मुझे मेरी समझ से बाहर इसलिए है कि क्या वो जब इलेक्शन से पहले अभी फौरी तौर पर जब ये बजट पास हो जाएगा तो MNS को वो फंड डिस्पर्स करेंगे। आप देखेंगे अगर साल में आपने रिकवरी करनी होती है, FBR ने को 2-3 महीने में एडवांस टैक्स नहीं देना होता। ये मिजानिया जब बनाया जाता है तो पूरे साल की एक एस्टिमेट बनाया जाता है कि इतना एक्सपेक्टेड है, हम उससे इतना हम कलेक्शन कर लेंगे। और ये भी है कि आपने देखा कि तकरीबन ये बजट खसारे का बजट है इतना ज्यादा, इसको मीट करना ही आम आदमी के लिए जो है बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसमें उन्होंने अगर ये जो डेवलपमेंट फंड है, डेवलपमेंट फंड तो होता है सूबाई और सूबाई से भी नीचे लोकल गवर्नमेंट का होता है, तो आप किस तरह इसको डिस्पर्स करेंगे। जिस तरह 2018 से पहले जब आखिरी बजट इन्होंने पेश किया था तो फौरी तौर पर बेतहाशा MNS को डेवलपमेंट फंड दिया था, फिर इलेक्शन आ गए थे। ये मैं समझता हूँ कि इसको भी अगर रख लेते अवाम के लिए तो ज्यादा बेहतर था। फिर उन्होंने कहा जी कि हम जो दफाई बजट है 18 से 4 अरब रुपए का, वो तो ठीक है क्योंकि इस वक्त डॉलर का रेट बहुत ज्यादा, तो मैं समझता हूँ बजट जो डिफेंस के लिए इससे ज्यादा होना चाहिए था। खास तौर पर आप देखें कि उन्होंने गैर मुल्की जो शहरी हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया है। गैर मुल्की शहरी की जो डेफिनेशन है वो पाकिस्तानी ओवरसीज ही है। ये किस तरह वो अगर उन पर टैक्स लगता है तो पाकिस्तान पैसे कैसे भेजेंगे। डेबिट कार्ड पर भी टैक्स लगा दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इस जो टैक्स है ये आप देखेंगे कि ये अवाम के लिए किसी साइड पर भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता सरकारी मुलाजमिन के लिए इन्होंने जो सैलरीज बढ़ाई हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन ये है। अगर कहा ही ऐसा करते कि इस वक्त आम लोगों को नहीं पता, और मैं आपको एज ए सरकारी साहब अफसर बता सकता हूँ कि 116 जो तक मुलाजमीन है उनकी 35% इन्होंने बढ़ाई है और 17 से 22 ग्रेड तक 30% बढ़ाई है। इस वक्त बहुत ज्यादा सैलरीज हैं सरकारी मुलाजमों की, प्राइवेट सेक्टर में सैलरीज नहीं है। इतना जो तबकाती फर्क आएगा और बाजार में तो शायद लोग चीजें खरीदने जाएंगे तो किस तरीके से जो मार्केट में दो फरीक हैं इस वक्त जो शॉपिंग कर रहे होंगे। एक ही तरह उन्होंने बताया कि हमने 35,000 रुपये कर लिया, तो आपने देखा पब्लिक सेक्टर इनकी कोई बात अब पहले भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि अगर 35,000 इन्होंने किया तो वो कौन सा चेक एंड बैलेंस होगा कि वो 35,000 रुपया जो है कमो बेश उनको मिलेगा। ये सबसे अहम बात जो उन्होंने पेंशनर के लिए 17.5% की है। तो अब हैरान रहेंगे कि आज से 10-15 साल पहले जो लोग जो रिटायर हुए उस वक्त बेसिक सैलरी बहुत कम होती थी।
इसका मतलब ये जिसकी 13-14 हजार तनख्वाह होगी उसको कौन सा 2-4 हजार का फर्क पड़ जाएगा। इनको चाहिए था कि एक ऐसा तरीका अगर वजह करते खासतौर पर पेंशनर के लिए कि 3 कैटेगरी रखी, जो भी है हर आदमी ने बाजार से सौदा खरीदना। जब आदमी रिटायरमेंट ले लेता है वो ज़ाहिर बूढ़ा हो जाता है, उसके बच्चे भी उसके साथ छोड़ जाते हैं। तो एक स्टेज इनको चाहिए था कि 15 ग्रेड तक ये 50 या 60 हजार एक वाटर लाइन देते, और कई लोग इस वक्त 7-8-13 हजार जो बनेगी जो पेंशन है पुराने जो। लेकिन इकबाल शाह साहब ये देते कहाँ से? वो तो कहते हैं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, देते कहाँ से? नहीं, वो ज्यादा बचत हो जानी थी। आप देखेंगे तकरीबन मैं समझता हूँ इनको बहुत ज्यादा बचत हो जानी थी। वो एक 3 आप कैटेगरीज बनाए, 50 या 60 हजार रुपए की 1 से 15 तक करें, और 15 से आप 18वें ग्रेड तक जो है ना 1 लाख कर दें और 1.5 लाख कर दें। इस वक्त पेंशन भी 2.25 लाख है, अब 2.5 लाख पेंशन कई लोगों की हो जाएगी जो इस वक्त रिटायर आज या कल होंगे। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते सरकारी मुलाजमों की इस वक्त सैलरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने सैलरी पर बड़ा ध्यान दिया था, क्योंकि इनकी ये जो पसंदीदा प्राइवेट सेक्टर जो है वो कभी भी इस तरह का मुकाबला नहीं कर सकेगा। फिर उन्होंने कहा जी हमने जो सूबों को दिया है वो 5,276 बिलियन रुपया दिया है। आपने देखा कि ये किस तरह होगा। मुझे NFC अवार्ड में जब ये पैसे देंगे तो उसका इससे पहले भी हमारे बजट को सबसे ज्यादा जो डेंट पड़ता है वो NFC अवार्ड में सूबों को पैसे देने में पड़ता है, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो 18वीं तरमीम के बाद जब पैसे वफाकी बजट से जाएंगे तो वहाँ जो मुतलका इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है, सियासी पार्टियां, अलाइज पार्टियां, 12-13 पार्टियां हैं, फिर उसमें यह भी नहीं होता कि वो हर इलाके में पैसे लगेंगे। वही जो मुतलका लोग होंगे वो अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट करवाएंगे, वही एक नाली 4 दफा बन रही होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का बजट में कोई जो लोगों को थोड़ी सी उम्मीद थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। मेरी नजर में तो ये बजट जो है ये इसलिए भी है कि क्योंकि हुकूमत ने जब खुद ऐलान किया कि इलेक्शन होने वाले हैं तो फिर इनको 4 महीने का एक ऐसा बजट देना चाहिए था। कर्जों की जो वापसी है, कर्जों की वापसी में सबसे ज्यादा इस वक्त सूरत हाल इनके सामने आएगी। और आप देखिए इस्लामिक तरक्याती बैंक के हमने पैसे देने हैं, IMF के देने हैं और वर्ल्ड बैंक के देने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की हमें किस्त आई हुई है। और कलील मुद्दती जो कर्जा जात होते हैं वो बिल्कुल फौरी हमें देने पड़ेंगे। चाइना के पास हमने 2 किस्म के लोन हमने लिए हुए हैं और उसकी भी किस्त आई हुई है। और खासतौर पर इससे आगे जो यूरो यानी हमारे बॉन्ड हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, वो प्राइवेट लोगों ने खरीदे हैं, उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल कुछ समझ गोरख धंधा सा बना के उन्होंने पेश कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस बजट में अवाम के लिए मुझे बता दीजिए कि कहाँ सब्सिडी है, कहाँ कोई चीज़ है, कौन सी किस जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीज़ें हैं उनका अब कुछ बताया नहीं गया कि वो किस तरह नीचे लाएंगे, क्योंकि मार्केट तो तलब और रसद पर चलती है। इनके पास जो गंदम है, इन्होंने कहा था हमारा टारगेट बहुत अचीव हो गया है कि बहुत बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है और हमारा टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, क्या हम बाहर से इम्पोर्ट करेंंगे। तो मैं समझता हूँ इस तरफ ध्यान इसलिए नहीं दिया गया। और फिर फीका से जो आमदनी है, इन्होंने बताया कि इस वक्त पिछले जो 2 साल पहले $1765 थी सालाना, इस वक्त 1525 है। यानी इंसान की जो आमदनी है वो भी रिड्यूस हुई है। और बेरोजगारी में इस वक्त बहुत ज्यादा मसला है कि नई जो आप असामियां नहीं निकाल सकते, किसी भी प्राइवेट सेक्टर हो या कुछ हो, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपने देखा कि वो इस वक्त तकरीबन 14% उसकी एक्सपोर्ट कम हो गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो जो टेक्सटाइल जहाँ लगे, पिछले दिनों एक फैक्ट्री है उन्होंने 3000 आदमी को निकाला, उसने कहा जी ये तो जमीन बड़ी महंगी हो गई, मैं तो यहाँ सकीम बनाऊंगा, कॉलोनी बनाऊंगा। कुछ सिमत मुझे तो ये है कि इसमें कोई खास नजर नहीं आती, क्योंकि फी का सामने बढ़नी चाहिए थी वो कम हो गई है। तो ये है इस तरह की सूरत हाल है। और इन्होंने कहा था कि हम 700 बिलियन जो है वो हम डेवलपमेंट की रखेंगे, फिर इन्होंने 2 दिन बाद कहा 900 रखेंगे, फिर उन्होंने कहा जी 1150 बिलियन रखेंगे। और उसमें भी $2 बिलियन जो है वो BOT के तहत है कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। लेकिन हैरान है कि इन्होंने भी इस तरह एकदम जंप मारा है कि इस हेड में जितने पैसे रखे हैं वो नजर आ रहा है कि जैसे इलेक्शन के से पहले अभी थोड़े जब बजट पास होगा तो ये फौरी डिस्पर्समेंट कर दी जाएगी। और वो आपने देखा कि MNS को जतवाने के लिए सूरत हमारे सामने नजर आ रही है। तो शाहिद साहब ये बताइएगा, जो सूरत हाल आपने बताई बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है, यानी इसमें आवाम का तो कहीं रिलीफ का ज़रा नज़र ही नहीं आ रहा कि आवाम को कहीं पे रिलीफ मिलता हो। अब देखा जाए तो ये 13 जमातों, जैसे मैंने पहले कहा कि 13 जमातों के लगभग ये
मुत्तहिदा उनके इत्तेहाद के ये वज़ीर ख़जाना हैं और फिर ये बजट पेश किया है, तो वो भी बजट ऐसा है कि आवाम को कहीं रिलीफ नज़र ही नहीं आ रहा। तो इसकी बजट की आप वजह क्या समझते हैं? हालात इस तरह के हैं कि मजबूरन उनको इस तरह का बजट पेश करना पड़ा, या फिर हुकूमत की पॉलिसियां इस तरह की थी जिसकी वजह से ये हालात बने और इन हालात में ये बजट पेश करना पड़े? नहीं, जब खुद वजीर खजाना टीवी पर आकर शादी सर्वे में कहता है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 40 से 50 रुपए का डॉलर में डिफरेंस है और ये गलत है, तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको क्यों नहीं रोक सकती? आप देखा कि आपने जो अदायगियां करनी है, जो बैरूनी कर्जे फौरी तौर पर अदा करने हैं, वो अगर डॉलर का रेट ज्यादा होगा तो मार्केट से खरीदना पड़ेगा। इस वक्त रिजर्व भी आपके पास कोई नहीं है, यानी 5.2 बिलियन डॉलर जो है प्राइवेट सेक्टर बैंकों के हैं, तो 2 पॉइंट को छिन के मिला के कुछ 7 या 7.5 बिलियन डॉलर बन जाता है, जबकि हमने 23 बिलियन डॉलर थोड़े दिनों में जो कर्जा है शॉर्ट टर्म में वापस करना है, वरना हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। तो नजर तो ये आ रहा है। वजह यह कि इन्होंने बजट क्यों पेश किया, आपने ये मुझे से सवाल किया था, क्यों बजट इसलिए पास किया है कि जाहिर है इनकी इस वक्त हुकूमत है, तो वो एक जून में करना ही था, तो इनको ये भी पता था और गुस्से में भी थे ये वजीर खजाना साहब कि मैं क्या करूं, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। यहाँ कोई ना तो लोन बाहर से हमें मिला है, IMF ने बेल आउट नहीं किया, और उसकी जो शरायत है वो अनरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड पॉलिटिकल सिस्टम है। दूसरा सऊदी अरब से भी जो हमें इमदाद उन्होंने कहा था कि मिलनी है। शाहिद साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि बड़े मजबूर हैं, उन्होंने मजबूरी में बजट पेश करना ही था, कौन सी मजबूरी थी जिसकी बिना पर बजट पेश करना था? इमरान खान वो जब से इक़्तिदार से उनको निकाला गया तो तब से वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं, लेकिन वो भी नहीं करवाते। तो दूसरी तरफ ऐसे हालात बन चुके हैं कि बजट इस तरह का पेश किया है कि कहीं पर रिलीफ भी आवाम को नजर नहीं आ रहा। तो फिर इनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? आने वाले हालात में कोई बेहतरी हो जाएगी, कोई हालात बदल जाएंगे? सर वजह ये है कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि अवाम का कोई इसमें मसला नहीं है, तो अवाम को कोई पूछता नहीं है, इनके अपने मसाइल इस तरह ज्यादा है। ये 12-13 जमातों की अलाइज गवर्नमेंट है। आप देखें कि उन्होंने अपने अपने इदारों में उन्होंने इस हुकूमत को भी मजबूर किया हुआ, ड्राइविंग सीट के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सारी तनकीद की जद में वो है, कभी आपने देखा कि मुतलका वजारतों की जो है वो कारकर्दगी क्या है, क्या वहाँ कोई एडिशन हुआ है? मतलब किसी आदमी वो अगर हाउसिंग में है, अगर नेशनल हाईवे में है, कभी आपने देखा कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि जब हम आए थे ये सूरत हाल थी, या किसी और हेल्थ और एजुकेशन में किसी मिनिस्ट्री ने कोई बात कभी की हो, या कभी उसने ये पसंद किया हो कि नेशनल असेंबली में खड़े होकर बताएगा कि ये हम आए थे, साहब का हुकूमत बेड़ा गर्क करके गई थी, हमने इसको इतना बेहतर किया है? नहीं किया बेहतर, इसलिए कि वो उनके पास तो चीज थी कोई नहीं, स्वाय इसके कि अब ये सियासी बात बन जाती है। उन्होंने जो अपना काम करना था, उन्होंने अपने केस खत्म करवाने थे, और ये है कि सियासी तौर पर आप देख रहे हैं कि जो जो उन्होंने काम करने, तो इस वक्त आप देखें तक 100 के करीब जो है वो मिनिस्टर है, 80 तो है ना, और इस वक्त 40% जो है वो नुमाइंदगी असेंबली में नहीं है, और 60% 100% मिनिस्टर है। 100% मुराद इसलिए मैं लेता हूँ कि 80 से ज्यादा तो मिनिस्टर हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर हैं, कोई एडवाइजर हैं, कुछ स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन हैं, और कोई इस तरह के और मतलब कारपोरेशन के उन्होंने बना के हर आदमी फैसिलिटेट हो रहा है। तो वजह ये सब बादशाह साहब उन्होंने एंगेज किया हुआ है, उन्होंने एंगेज किया हुआ है कि हर बंदा जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है वो महसूस करे कि वो मसरूफ है। उन्होंने एंगेज कर दिया। अब आपको भी अगर मैं एंगेज कर दूं या आप मुझे एंगेज कर दे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसे सियासत किस लिए करनी थी, ना हमें गाड़ी मिली। और आप यकीन करें, डाटा निकाल लें, हर MNA के पास कोई ना कोई स्टैंडिंग कमेटी की इस वक्त पोस्ट है, और वो बकायदा किसी न किसी अदारे को हेड कर रहा है। अगर बस रेलवे मिनिस्टर है तो रेलवे मिनिस्टर का नीचे स्टेट मिनिस्टर है, और रेलवे की जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी एक होगा आपकी नजर से गुजरे। लेकिन 3 बंदे एक एक अदारे के पास हैं, और खासतौर वजीर खजाना साहब जो है, इनके पास 4 मिनिस्टर स्टेटस के लोग बैठे हुए जो रिटायर लोग हैं, उनको स्टेटस दिया हुआ है। उन्होंने बजट बनाया, वो कहते हैं वो बहुत ही एक अच्छा दिमाग है उनका। और ये है कि इसी बात का दिमाग तो ये है कि डॉलर का खुद वो कह रहे हैं कि 33-40 रुपए का फर्क जो है जो ज्यादती है, तो ज्यादती फिर अवाम तो नहीं कर रही, ज्यादती तो फिर हुकूमत की कमजोरी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं। दूसरा ये असल बात सूरत के कर्जों की जो अदायगी है, ये आपके सामने जब आएगी तो अगली हुकूमत जो भी इंटरम बेशक होगी उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, और वो कहेंगे। और आप बाकायदा तौर पर आप देखेंगे और एक बड़ी शदीद सिचुएशन नजर आ रही है नेक्स्ट जब इंटरम गवर्नमेंट अगर आती है,
तो फिर IMF कहेगा कि ये जो आपका जो तरक्याती बजट है 1709 बिलियन का या जिस तरह, ये आपने तो बांट लिया है, यही आप रहने देते, यही आप कर्ज की अदायगी के लिए वापस करते। और फिर खास तौर पर आपने देखा कि कई किसी कोई नॉन जो फायदा प्रॉफिट टैक्स उन्होंने कहा है दुगना कर। आप देखेंगे अगर ये दुगना होता है तो रियल स्टेट बैठ जाएगी। रियल स्टेट वैसे ही बैठी हुई है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकों का आपने देखा कि आपने 22 या 21% कर दिया। किसी को कुत्ते ने काटा हुआ है कि वो जनाबे ने कोई प्लाट खरीदता फिरे, वहां कोई ऐसी बिल्डिंग बनाए जिससे रोजगार चले, जिससे इंडस्ट्री चले, लकड़ी का कारोबार करे, स्टील का कारोबार चले, वो बैंक में पैसे रखेगा और आराम से जनाब खाता रहेगा। और बैंकों का इस वक्त बिजनेस क्या है, इस तारखा को ज्यादा पता है कि इस वक्त बैंकों के पास कोई बिजनेस नहीं है। तकरीबन $5.5 बिलियन उनके पास जो है वो उन्होंने वो दे देते हैं स्टेट बैंक को, हुकूमत को कर्ज के तौर पर। वहां से उससे ज्यादा रेट के ऊपर वो पैसे ले लेते हैं, मुलाजमों को तनख्वाह दे देते हैं। ना कोई लोन बैंक से लेके सर्वाइव कर सकता है, ना बैंक किसी को कर्जा देने की पोजीशन में है, क्योंकि बिजली महंगी है। हम पूरी दुनिया में कंपटीटर तो है ही नहीं कि आप कोई मसनूआत बनाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे तो आप मुकाबला कर सकें। आप 50 रुपए की चीज बनाएंगे, दूसरे लोग आपसे 10 रुपए की आपको बेचेंगे, तो आप कंज्यूमर कंट्री बन गए। मियां सैफुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं। आप काफी टाइम आपका ले लिया हमने। मियां साहब, मौजूदा हालात में जिस तरह से इकबाल शाहिद साहब ने बताया और आप भी पहले जिक्र कर रहे थे कि रिलीफ तो कहीं पर नहीं है। अब ये 13 के करीब लगभग जमाते हैं और उनके मुश्तरका वजीर खजाना इसहाक डार साहब को बाहर से बुलाया गया मसीहा बनाकर और कहा कि ये हालात अब बेहतर कर देंगे। उन्होंने आते कहा जी मैं जहाज में सवार हुआ और डॉलर की कीमत नीचे चली गई। तो जब आए हालात अब कैसे हो चुके हैं कि बजट भी पेश कर दिया है, रिलीफ भी कहीं पर नहीं है, तो अब हालात का हल आप क्या देख रहे हैं? जब ये 13 जमातें हल नहीं निकाल सकी तो फिर कौन निकालेगा इन अवाम को भंवर से? किसने निकालना है? के हल तो मौजूद होते हैं। जो दुनिया में तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो कोई भी बनो सलवा आसमानों से नहीं उतरा। उन कौमों के जो लोग हैं वो इकोनॉमिक इंजन हैं। उनको जब काम पे लगाया जाएगा, अनहेल्थी डिबेट में नहीं डाला जाएगा कि वो सिवाय बहस व तमहीज के, सिवाय नफरत के, ऊंच नीच के, हक व बातिल, सादक व मीन की जंग के अलावा वो काम ही कोई नहीं कर रहे। जब आपकी वर्क फोर्स, एक दफा मैं 3-4 प्रेसिडेंट्स थे मुख्तलिफ बैंकों के, जिसमें एक बहुत बड़े बैंक के भी प्रेसिडेंट थे, मैं उनके साथ बैठा चाय पी रहा था। मैंने कहा यार कोई जटवा गल भी कर लिया करो देसी किस्म की। हर वक्त आप IMF और इशारिये मुल्क ये बता रहे हैं, इंडेक्सेस बताते हैं, मतलब आप कह रहे हैं जी GDP ग्रोथ हमारी इतनी होगी। कॉमन मैन की सेटिस्फेक्शन कहाँ पे है? बात तो ये है। तो वो फिर एक वैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी है, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नीचे हैं। बात तो ये है, मैंने उन्हें लेकिन ये सवाल किया कि आपके नीचे जितनी जितनी वर्क फोर्स है, किसी सदर के नीचे किसी अदारे के 20,000 बंदा काम कर रहा है, किसी के 10,000 काम कर रहा है, तो वहां तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ही इतनी लूज है, डिसिप्लिन इतना लूज है कि उनमें 20% लोग काम करते हैं और 20% में से भी आपने जो टारगेट्स हैं उनमें से वो आगे 30% काम करते हैं। तो जब वर्क फोर्स को आप मोटिवेट करके एज ए लीडरशिप, जो आपका एक टैक्टिक होता है कि लीडरशिप आपका जो एलिमेंट है उससे महरूम करके, तो उनसे कोई वैल्यू एडिशन करा ही नहीं रहे किसी काम में। और जैसे अभी इकबाल शाहिद साहब ने कहा कि जी आपकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है, यानी जब आप 21-22% पे लोन लेंगे, फिर ओवरहेड्स आ जाएंगे, फिर बिजली की कीमत आ जाएगी, तो वो तो फिर मुनाफा बख्श कारोबार वैसे नहीं रहेगा, कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा दुनिया के साथ। ये एक चैलेंजेस हैं। लेकिन अब चैलेंजेस तो ये भी है ना कि आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो PTI की गवर्नमेंट में खुद वहां भी एक मसीहा को बुलाया गया था, असद उमर को, और उनको फिर गालियां देकर निकाला गया 7 महीने बाद। 7 महीने तो उनको खुल के छुट्टी दी गई कि खूब जिन्हें ट्रायल बॉल कराओ, क्लीन बॉल्ड कराओ लोगों को। और 7 महीने किसी भी इकोनॉमी को संभालने के लिए काफी होते हैं कि अगर वो किसी ट्रैक में चले, अगर उसमें कोई पहले ईंट रखी जाए, तो ईंट तो रखी ना गई। हमें खुद उनके भी लोग मिलते थे जो हमारे साथ टीवी प्रोग्राम, इकबाल शाहिद और हमारे सत्तार खान भाई के साथ भी हमारे आते थे और हमें वैसे भी मिलते थे। तो वो कहते थे यार, हमारे लीडर खान साहब कहते हैं यार मैनेज तो हो नहीं रही इकोनॉमी, तो इसमें है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैसे फैसिलिटेट करो, किसी को पंजाब बैंक से लोन दिलवा दो, किसी को ये कर दो। उसमें भी फिर आगे हमने देखा उस दौर में भी कि जिसकी कोई सिफारिश लड़ गई, और बल्कि कई ऐसे ऑफिशियल थे बैंकों के
यानी तो उन्होंने 7 कहा लाख कि रुपया हमसे लेके 5-5 हमसे हमसे मईशत मैनेज नहीं हो रही, इन्होंने कहा कि हम मैनेज करते हैं, इन्होंने फिर आके ये कर दी है। तो अब हालात तो इस तरह के बन चुके हैं, एक तरफ ये ग्रुप है और एक तरफ वो पार्टी थी, तो हालात का वही सूरत हाल तो वहीं की वहीं रह गई। मतलब हालात उनसे भी कंट्रोल में नहीं हुए, इन्होंने भी नहीं किए, तो अब हालात का हल क्या है? सत्तार खान साहब हमारे साथ हैं। खान साहब, आप क्या देख रहे हैं, हालात का हल क्या है? कैसे हालात से हम इन हालात से बाहर निकल सकेंगे? जिन्होंने हालात संभालने हैं, आप ये सवाल उनसे करने की बजाय उस बंदे से सवाल कर रहे हैं जिसके पास, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। हम चाहते हैं आप अपनी आइडियाज बताएं, कौम को भी पता चले और अच्छा, सुनने वाले। आप आइडियाज तो ये जो बैठे हुए हैं जिनका काम ही यही है, आप उनसे क्यों नहीं कहते कि जी उनके पास कोई आइडियाज? मैंने आप भी तो मसीहा है ना कौम के, आप कौम आपको नहीं, मैं आपका मसीहा हो सकता हूँ, कौम का नहीं हो सकता। मतलब अपनी अपनी रेंज होती है कि मैं आपका मसीहा बन सकता हूँ, कौम का नहीं बन सकता। ये बहुत बड़ी बात है। कौम आपकी राय को बड़ी तवज्जो से सुनना चाहती है। ये कौम के लिए ना, ये जो मुख्तस लोग होते हैं जिनको कौम वोट डालती है, वो वोट लेके जब आते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है और कौम के मसीहा बनने का इख्तियार भी उनके पास होता है। ये मेरी तरह का नहीं होता। मैं तो आपके पास बैठा हूँ, जो आपके पास बैठा होगा मसीहा कैसे बन सकता है? उसके तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा मसीहा। नहीं, हम आपके पास बैठे हैं, आप हमारे तो पास। ये बात इस तरह से होती है कि ना इकबाल शाहिद के पास कोई चीज़ है, ना मियाँ सैफुर रहमान के पास कोई चीज़ है, ना मेरे पास कोई चीज़ है। हाँ, मैं ये भी यकीन से कह सकता हूँ कि आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जाहिर है, जब आपके पास जब ये चीज़ें होती हैं, तो जो जो चीज़ें आपके सामने आ रही होती हैं, जो आपके सामने ला रहे होते हैं, असल में जवाबदेह वो होते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं आ सकी जो ला सकते थे, जाहिर तो है आप उनसे पूछ सकते हैं कि जनाब हमें आपसे ये उम्मीद थी, तो जाहिर है आप ये ला सकते थे मौजूदा हालात में, लेकिन आप ये ला नहीं सके। राय दे सकते हैं हम। अब ये कह सकते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह हो सकता था। अब ये तो नहीं, हम भी, मैं ये भी आपसे नहीं कह रहा कि आप मईशत को सही करें या आप हमें डॉलर बाहर से ला कर दें और फिर हमारी मईशत। उम्मीद तो आपका चेहरा बता रहा था, आपके चेहरे का जो रौनक थी ना, वो बता रही थी कि शायद ये सारे हालात में चले इकबाल शाहिद साहब से आखिरी सवाल लेंगे। इकबाल शाहिद साहब, सत्तार खान साहब ने कहा मेरे पास तो कोई ऐसे आइडियाज भी नहीं है, हल भी नहीं है। आप लास्ट पर क्या राय देना चाहेंगे? मौजूदा हालात पर कौम को क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो सब्र का ही है, और आज उस पर मतलब मैं समझता हूँ कि उसके मतलब कब एक शेर भी था, सुना देता हूँ कि कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। ये रियलिस्टिक होते हैं बजट, जिसमें 7,000 अरब का खसारा है। ये पता ये चल रहा था कि 1,000 अरब का खसारा होगा, लेकिन 7 अरब का खसारा है। वो मुझे बताइए, ये जो आपने एस्टीमेट बनाया है, मिजानिया बनाया है, ये 7 अरब जो है, ये कहाँ से 7,000 अरब कहाँ से आप लाएंगे? यानी फिर ये तो आप जाली फिर आप बना रहे हैं बजट। और दूसरे नंबर पर आपने देखा है कि जो बरामद नुमाइंदगान हैं, उन पर एक सैंक्शन लगा दी गई है कि जो उनकी आमदनी होगी जब वो बरामद यानी एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके ऊपर पहले ही टैक्स तो लग चुका होता है जब वो एक्सपोर्ट कर चुके होते हैं, और यहाँ भी उनकी जो प्रोडक्ट बिकती है उन पर टैक्स लगता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाहर से आपको आमदनी होगी उस पर हम टैक्स लगा रहे, तो मुझे बताइए कि बरामदगान किस तरह वो बरामद करेंगे, किस तरह एक्सपोर्ट करेंगे। और इसके आगे मखसूस मुद्दत तक आप कहते हैं हमारे पास डॉलर नहीं है और डॉलर होने चाहिए। इस मुल्क की मुझसे डॉलर के महीने मिन्नत हमने पेमेंट करनी होती है, एलसी हमारी खुल नहीं रही। तो जो मखसूस मुद्दत तक उन्होंने कहा कि डॉलर को चेंज नहीं करवाता तो उसका भी हम टैक्स लगाएंगे। मतलब आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर होने चाहिए, और ओपन मार्केट में डॉलर का रेट किसी दुनिया के मुल्क में 50 पैसे से ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आपका 30-40 रुपए आप खुद कह रहे हैं। तो अगर डॉलर जो है, जो पाकिस्तान में ऐसी फॉरेक्स कंपनियां भी हैं जिन जो इजाजत लेके इस तरह का कारोबार करती हैं, तो वो डॉलर कभी अगर तब्दील नहीं किए तो वो डॉलर जो है ना हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे। तो सूरत कह रही ये सारा बजट जो है मैं सब गोरख धंधा है, ख्वाब और शराब है। इसमें अवाम के लिए कम से कम कोई चीज मुझे नजर नहीं। आवाम के लिए कोई चीज़ नहीं है। मियाँ सैफुर रहमान भी हमारे साथ हैं। मियाँ साहब, आप भी अपनी राय अगर देना चाहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि डॉलर होने चाहिए, तो जवाब है एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है। चले, बहुत शुक्रिया मियाँ सैफुर रहमान। इकबाल शाहिद साहब हमारे साथ थे। सत्तार खान साहब, यही राय मैं चाहता था कि आप भी कौम को देते जो इकबाल शाहिद साहब ने एंड पर बताया। उन्होंने अपनी राय दी है, लेकिन अब तो टाइम ख़त्म हो रहा है। मर्जी है आपकी, और कौम आपसे तवक्को रखती थी कि आप उनको कोई हल बताते, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मौजूदा मंजरनामा और आपके सामने रखी है। हालात का हल तो हमारे पास भी नहीं है, हमने हालात की सिचुएशन आपके सामने रखनी है और फैसला फिर आपने करना है कि कौन सी पार्टी और कौन सा बंदा आप